आपका स्वागत है साहित्यिक पाखी यूट्यूब चैनल पर। सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए श्री कृष्णचंद्र द्वारा रचित कहानी कुंवारी। मैगी एलियट 80 बरस की पूर्वकार खातून हैं। बड़े कायदे और क्रीने से सजती हैं, यानी अपनी उम्र, अपना रुतबा, अपना माहौल देखकर सजती हैं। लबों पर हल्की सी लिपस्टिक, बालों में धीमी सी खुशबू, रुखसारों पर रूज का शायबासा, इतना हल्का कि गालों पर रंग मालूम न हो, किसी अंदरूनी जज्बे की चमक मालूम हो। हर शाम उनकी लागर कलाई का कंगन बदल जाता है। मैगी एलियट के पास चांदी के 6-7 कंगन हैं, जिन्हें वो बदल बदल के पहनती हैं। किसी भी मर्द को अपने करीब देखकर मैगी एलियट आज भी अचानक घबरा जाती हैं। फिर रुककर कुछ अजीब तरह से शर्माकर मुस्कुराती हैं, जैसे ये मुस्कुराहट देखने वाले से अपना बदन चुरा रही है। इस मुस्कुराहट को देखकर यकीन हो जाता है कि मिस मैगी एलियट अपनी तवील उम्र के बावजूद अभी तक कुंवारी हैं। उनके तबस्सुम में एक अजीब अनछुई सी कैफियत है। मैगी एलियट बैरोंट करीन भाई के खानदान में 27 बरस की उम्र से आ गई थीं। वो कार्निवाल की रहने वाली थीं। बैरोंट करीन भाई उन्हें लंदन से अपना सेक्रेटरी बना के लाए थे, और मैगी एलियट ने भी बंबई में जाना इसलिए पसंद कर लिया कि वो इंग्लैंड में अपनी मोहब्बत की बाजी हार चुकी थीं। वो इस तकलीफदह माहौल से दूर भाग जाना चाहती थीं, जहां उन्हें अपनी महरूमी का एहसास किसी पालतू कुत्ते की तरह हरदम अपने पीछे पीछे ताक़ुब करता हुआ नजर आता था। वो लंदन छोड़कर बंबई आ गईं, मगर सेक्रेटरी की हैसियत से ज्यादा देर तक न चल सकीं, क्योंकि अभी मोहब्बत की महरूमी का एहसास नया नया था। इसलिए वो बैरोंट करीम भाई से मुलाकात करने के लिए आने वाले मर्दों से बिला जरूरत तल्खी का सुलूक कर बैठी थीं। बैरोंट करीम भाई ने उन्हें सेक्रेटरी के ओहदे से अलग कर दिया, मगर नर्म दिल के आदमी थे, इसलिए उन्होंने मैगी एलियट को मिसेज करीम भाई की सेक्रेटरी बना दिया। कई बरस मैगी एलियट मिसेस करीम भाई की सेक्रेटरी रहीं। जब मिसेस करीम भाई की वफात हो गई तो उन्हें मिसेस करीम भाई के बच्चों की गवर्नेस बना दिया गया। बैरोंट करीम भाई मर गए, बच्चे जवान हो गए, लड़कियों की शादी हो चुकी, वो खानदान से बाहर चली गईं, मगर मैगी एलियट खानदान के अंदर ही रहीं। अब वो बैरोंट करीम भाई के सबसे बड़े लड़के इरशाद भाई की बीवी सकीना को अंग्रेजी पढ़ाने और मकरिबी आदाब सिखाने पर मामूर थीं, और इन दिनों बैरोंट करीम भाई के खानदान के साथ बंबई से मसूरी आई हुई थीं, क्योंकि गर्मियों में बैरोंट मरहूम का सारा खानदान मसूरी आता था। डफल डोक के मशहूर देवदारों वाली घाटी पर 2 मंजिला करीम काटेज, अंग्रेजी घास वाले लॉन और अंग्रेजी फूलों वाले कतओ और सलेटी बजरी वाली रविशों और सकीना करीम भाई की ऊंची सोसाइटी वाली पार्टियों की वजह से बेहद मशहूर था। मसूरी क्लब की मेंबरी आसान थी, मगर सकीना करीम भाई की दावतों में बुलाया जाना बहुत मुश्किल था। उसके लिए बड़ी तिगड़म करना पड़ती थी। मैं चूंकि ताश का उम्दा खिलाड़ी हूं और सकीना को बुर्ज से इश्क है, इसलिए मैं अपनी 2000 रुपया माहवार की कलील आमदनी के बावजूद करीम काटेज की दावतों में बुलाया जाने लगा। फिर उसी ताश के चस्के के तुफैल सकीना मुझे सहपहर की चाय पर भी बुलाने लगी। होते होते मेरे दिन का बेशतर हिस्सा करीम काटेज में गुजरने लगा, और सकीना की लड़की आयशा मुझे मीठी निगाहों से देखने लगी। देखती रहे, क्या हर्ज है? अव्वल तो सकीना खुद इस कदर समझदार है कि अपनी सबसे बड़ी लड़की को कभी अपनी आंख से उझल नहीं होने देती। फिर मिस एलियट इस कदर मुहतात रहती हैं। फिर मैं खुद इस कदर डरपोक हूं कि कभी किसी लड़की को लेकर भाग नहीं सकता। इसलिए मीठी मीठी निगाहों से देखना, उंगलियों को छू लेना, आयशा के हाथ से चाय का पियाला ले लेना, उसकी बढ़ाई हुई प्लेट से मोरीन क्रीम खा लेना, और कभी कभी ताश के दौरान में जरा मखसूस लहजे में उसे पार्टनर कह देना ही मेरे लिए काफी है।
चलिए जिंदगी में पार्टनर न बने, ताश के खेल में बन गए। और यूं गौर से देखा जाए तो जिंदगी की बाजी भी एक तरह से ताश का खेल है। इसमें कभी हार है, कभी जीत है। कभी पत्ते अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। कभी पार्टनर से झगड़ा होता है, सुलह सफाई भी होती है, हिसाब किताब भी होता है। इसी तरह अपने पत्ते खेलते खेलते हम भूल जाते हैं कि इन पत्तों से बाहर भी कोई दुनिया है, जहां गुलाब खिलते हैं। माली की बीवी बीमार है, एक लकड़हारा लकड़ियां लेकर बेचने के लिए बाजार जा रहा है। डोंडी वालों के कपड़े फटे हैं, आसमान पर सफेद बादल घूम रहे हैं। देवदार की शाख में बुलबुल ने घोंसला बनाया है। माली के बेटे ने गोफिया संभाला है, यकायक हवा का एक झोंका आता है, चंबेली के फूलों की खुशबू फिजा में तैरने लगती है। आयशा तुनुक कर कहती है, क्या सोच रहे हो? अपना पत्ता जल्दी से चलो। मैं घबराकर अपने पत्ते देखने लगता हूँ, क्योंकि ताश का खेल किसी के लिए ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। जब जिंदगी की सारी ताश समेटकर अलग रख दी जाएगी, तुम्हारी किस्मत का बादशाह और इक्का, बेगम और गुलाम सब धरे रह जाएंगे। और तुम इस ताश में से एक पत्ता निकाल न सकोगे, किसी को पार्टनर न कह सकोगे। तुम्हारी बाजी खत्म हुई और बस इतनी ही तुम्हारी बाजी थी। इसलिए अपना पत्ता जल्दी से चलो। असल में जो मैं इस तरह से सोचता हूं तो इसकी वजह यह है कि मैं एक दफा मोहब्बत की बाजी हार चुका हूं। दोबारा जिंदगी को दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं होती। मेरी तरह सुना है मिस एलियट भी इस मैदान में हार चुकी हैं, मगर फिर भी दांव लगाने से बाज नहीं आती। ये भी उनकी जिंदगी से गहरी मोहब्बत का सबूत है। हमेशा मुझसे चहल करती रहती हैं, हालांकि जानती हैं कि कुछ नहीं हो सकता। भला 30 बरस का मर्द और 80 बरस की औरत में क्या हो सकता है? मगर चहल करने से बाज नहीं आती। पाशा, अपने माथे की लट संभालो, वरना मेरा ध्यान अपने पत्तों में नहीं रह सकता। पाशा, कहाँ देख रहे हो? क्या दीवार के उस पेड़ से ताश के पत्ते लटके हैं? अब के मैं जरूर जीतूंगी, क्योंकि मेरे पत्तों में एक पाशा भी है। वो मेरे नाम की कातिर बादशाह को पाशा कहने लगी हैं। मिस एलियट के मासूम मजाक से सभी महजूज होते हैं। आयशा भी हंस देती है, फिर मेरी तरफ दुज्दीदा निगाहों से देखकर आंखें झुका लेती है। वो झुकी झुकी आंखें मुझे अपने पास बुलाती हैं। फासला भी ज्यादा नहीं है, मैं दोनों हाथ बढ़ाकर आयशा को अपने बाजुओं में ले सकता हूँ। मगर नहीं ले सकता, क्योंकि ताश खेलने वाले दूसरे भी तो होते हैं। एक तरफ आयशा की मां सकीना बैठी है, दूसरी तरफ करीम भाई स्टेट के मैनेजर आकिल फाजिल भाई बैठे हैं, जिन्होंने आयशा के लिए नैरोबी के 1 करोड़पति बोहरा ताजिर का बेटा ढूंढ रखा है। जिंदगी की ताश किस कदर आसान होती अगर दूसरे खेलने वाले न होते। अब तुम इन सहमी सहमी निगाहों के छोटे छोटे पत्ते मेरी तरफ क्यों फेंकती हो? आयशा, इन दुग्गी तिग्गियों से क्या होगा जबकि इक्का और बादशाह, बेगम और गुलाम और नहले पर दहला दूसरों के हाथ में हैं। नोबेड पार्टनर। अपना हंसी मजाक मिस एलियट से तो चलता ही था, मगर उसकी कैफियत एक मासूम चहल से ज्यादा न थी। अलबत्ता मास्टर मतीन अहमद के सिलसिले में मिस एलियट ज्यादा संजीदा नजर आती थीं और दिन-ब-दिन ज्यादा गहरी दिलचस्पी का सबूत दे रही थीं। मास्टर मतीन अहमद यहाँ मसूरी आकर 3 माह के लिए मुलाजिम रखे गए थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए। एस्टेट मैनेजर फाजिल भाई ने बहुत सोच समझ के मतीन अहमद साहिब को मास्टर मुकर्रर किया था, क्योंकि मास्टर मतीन अहमद खासे बूढ़े थे, 70 बरस के करीब उम्र होगी। 2 बीवियां यके बाद दीगरे वफात पा चुकी थीं। पोतों नवासों वाले थे।
छड़ी लेकर सर झुकाकर अपनी गिरी हुई मूंछों को और गिराकर चलते थे। सुर्खों सबीह रंगत में बुढ़ापे का पकावपन और बुढ़ापे की झुर्रियां आ गई थीं। मगर इस उम्र में भी हौसला जवान रखते थे और दिलगीर तखल्लुस करते थे। अपना कलाम जो आज तक कहीं न छपा था, मिस एलियट को हर रोज सुनाते थे। मिस एलियट हरचंद की उर्दू शायरी में मुतलक कोई इस्तिदाद न रखती थीं। अब मिसरे पर मिसरे उठाती थीं और इस कोशिश में रहती थीं कि किसी तरह गिरह भी लग जाए। हालांकि इस नेकदिल खातून की शायराना सलाहियतों की मेराज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार से आगे न बढ़ी थी। मगर अब वो दोनों मास्टर मतीन अहमद और मिस मैगी एलियट कभी कभी बरामदे के किसी कोने में बैठे हुए, कभी किसी लॉन पर टहलते हुए, कभी डफल डोक के देवदारों में घूमते हुए शायरी पर बहस करते रहते थे। और बहस के दौरान में मैगी मास्टर साहिब का मफलर ठीक करती जाती थीं, वरना सर्दी लग जाने का अंदेशा है। और सर्दी में शेर ठिठुर जाते हैं। कभी उनके सर की टोपी का जाविया बदल देती थीं, यूं ज्यादा अच्छा लगता है। कभी उनका हाथ पकड़कर डफल डोक के नाले के पत्थरों पर कदम जमाकर चलती हुई नाला पार कर जातीं, वरना शाम को नाला पार करना जरूरी था। मर्द के बाजू का सहारा कितना अच्छा लगता है। मर्द की मजबूत उंगलियों का लम्स जैसे किसी कमजोर बेल को पेड़ मिल जाए। सेहत में आज भी मैगी मास्टर जी से बेहतर नजर आती थीं। मगर नाला देखते ही 6 साल की बच्ची की तरह डरने और कांपने लगतीं और अपने सारे जिस्म का बोझ करीब मास्टर जी पर डाल देती थीं। मास्टर जी भी हापते कांपते, होंठ चबाते, दमा के मरीज की तरह सांस लेते हर रोज बड़ी बहादुरी से मिस मैगी एलियट को नाला पार करा देते थे। फिर दम इस कदर फूल जाता था कि नाले के पत्थर पर देर तक बैठकर मुंह से कुछ न बोल सकते। वादी का मंजर देखते रहते, अपने सांस की धूकनी ठीक करने में उन्हें कई मिनट लग जाते। मगर वो खामोशी के इस लंबे वक्फे को किसी तरह अपनी जिस्मानी कमजोरी पर महमूल करने के लिए तैयार न थे। बल्कि जब दम में दम आता तो कहते, मैगी यहाँ से वादी का मंजर इस कदर खूबसूरत दिखाई देता है कि यहाँ आते ही दमबखुद हो जाता हूँ। मुंह से कुछ बोल नहीं सकता। यही हालत मेरी भी होती है। मैगी भी अपनी फूली हुई सांस को काबू में करते हुए कहती, ये वादी बिल्कुल तुम्हारी शायरी की तरह खूबसूरत है। बहुत देर तक वो दोनों चुप रहते, क्योंकि वापसी में नाले को फिर पार करना होगा। मास्टर मतीन अहमद बड़ी नाउमीदी से नाले को देखते और उनकी हिम्मत डूब डूब जाती। और वो दिल ही दिल में सोचते, कल से मैं मैगी को इधर सैर करने के लिए नहीं लाऊंगा। मगर मैगी की यही तो एक कमजोरी थी। नाले के इस चंद गज के पाट में वो सब कुछ पा लेती थीं। वो सब कुछ जो उसे इस जिंदगी में कभी नहीं मिला। इस मुख्तसर से फासले में वो किसी की बीवी हो जाती, किसी का सहारा ले लेती, किसी के कंधे से सर लगा देती, किसी की गहरी कुर्बत का एहसास कर लेती, बिल्कुल उस अल्हड़ कुंवारी की तरह हो जाती जो किसी खतरे के समय अपने आप को बचाने के लिए किसी मर्द से लिपट जाती है। नाले के पार जाकर वो फिर एक अंग्रेज औरत हो जाती थीं, अपने आप में मुकम्मल मजबूत और खुदमुख्तार। मगर नाला पार करते हुए कमजोरी के ये चंद लम्हे बड़े कीमती होते थे, और वो हर रोज बड़ी बेसब्री से उन चंद लम्हों का इंतजार करती थीं। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में पाम आ गई। पामेला थोराट उनकी बम्बई की सहेली थी। पामेला ने बम्बई के एक ताजिर से शादी की थी। चंद साल बम्बई में रहकर मिस्टर थोराट और उनकी बीवी बेंगलौर चले गए थे। चंद साल कतो किताबत होती रही। फिर कतो किताब बंद हो गई। अब 20-22 बरस के तवील वक्फे के बाद जब पामेला थोराट अचानक उसे मसूरी में नजर आ गई तो दोनों सहेलियों की खुशी देखने के लायक थी। न सिर्फ ये कि दोनों ने कई मिनट तक मुसाफा किया, बल्कि आवाज में लर्जिश भी थी और आंख में आंसुओं का शुबह तक पैदा हो गया था।
पाम इस अरसे में 2 शौहर भुगत चुकी थी। वो बेचारे दोनों मर चुके थे। मगर 60 बरस की होकर भी पाम अपनी शोखी और तर्रारी को हाथ से न जाने देना चाहती थी। अपनी फितरत में पाम मैगी से बिल्कुल अलग थी। मैगी दुबली थी तो पाम मोटी। मैगी संजीदा थी तो पाम बात बेबात पर कहकहा लगाने वाली। मैगी हल्का सा मेकअप करती थी तो पाम बिल्कुल गहरा, बिल्कुल जवान औरतों का सा मेकअप करती थी। उसकी आवाज भी अभी तक बहुत अच्छी थी और उसे बहुत से फुहश लतीफ़े याद थे। नहीं, नहीं, उसकी कोई औलाद न थी। पहले शौहर से एक लड़की थी, 2 साल की उम्र में चल बसी। दूसरा शौहर एक एंग्लो इंडियन था। वो हर वक्त शराब में धुत रहता था और कभी कभी उसे पीटता भी था। कभी कभी मर्द पीटे तो बड़ा मजा आता है। पाम ने मैगी को सरगोशी में बताया क्योंकि उसके बाद मर्द पर पछतावे का एक शदीद दौरा पड़ता है। इसमें वो औरत से बड़ी अहमकाना बातें करता है, रोता है, हाथ जोड़ता है, पाँव पड़ता है। कभी कभी जज्बात से मकलूब होकर नया फ्राक तक सिलवा देता है। पाम को जब भी किसी नई फ्राक की जरूरत होती थी, वो अपने शौहर को किसी न किसी तरह उसे पीटने पर मजबूर कर देती थी। शौहर रखना उम्दा चीज है, मगर अब तो बुढ़ापा आ गया। पाम एक सर्द आह भर कर खामोश हो गई। तुम तो बिल्कुल बच्चा हो, बिल्कुल बच्चा। मैगी ने बड़ी उम्र की बहन का रिश्ता किया और पाम की उलझी हुई लट ठीक करने लगी। ये बाल कैसे बना रखे हैं? मैगी के लहजे में ममता की सरजनिश सी आ गई, जिसे सुनकर पाम कुछ और फैल गई। इठला कर बोली, अब हमसे नहीं होता मैगी। तुम कहाँ ठहरी हो? मैगी ने पाम से पूछा। पहले तो कलारस में ठहरी थी। एक गुजराती फैमिली के हमराह अहमदाबाद से आई थी। उन लोगों को जल्दी वापस जाना पड़ गया। खानदान में कोई मौत हो गई थी। वो लोग सब चले गए। मगर मैं ऐसी शदीद गर्मी में वापस अहमदाबाद नहीं जा सकती। इसलिए मैं उनकी मुलाजिमत से अलग हो गई हूँ और अब मिसेस ट्रेवरस के छोटे बोर्डिंग हाउस में पड़ी हूँ। बड़ी कमीनी औरत है। अभी तक 2 रोज की पुरानी उबली हुई पत्तियों की चाय देती है। जैसे ये मसूरी न हो, इंग्लैंड हो और जंग अभी तक जारी हो। मैगी पामेला को मिसेस ट्रेवरस के बोर्डिंग हाउस से करीम कॉटेज में उठा लाई और उससे ऐसी मोहब्बत और शफकत से पेश आने लगी जैसे पाम उसकी 60 बरस की सहेली न हो, कोई छोटी सी बच्ची हो। मैगी पाम के बाल बनाती, पाम के कपड़े निकालती, उसके कपड़ों पर इस्त्री करती, उसको मशवरा देती। वो कौन सी चीज खाए, कौन सी चीज ना खाए। कभी कभी उसे एक सख्तगीर माँ की तरह डांटड़पट भी देती और पाम मैगी की मोहब्बत पाकर बेतरह इठलाने लगी थी और 60 बरस की होकर 30 बरस की कातून की सी अदाएं दिखाने लगी। और जब मैगी की मोहब्बत बहुत जोर मारती तो वो तकरीबन तुतलाने लगती। अब मैगी और पाम और मास्टर मतीन अहमद का तिगड़म बन गया था। तीनों बरामदे के दूसरे कोने में अलग से जाकर बैठते थे, ताश खेलते थे और हर वक्त 3 शरीर बच्चों की तरह मसरूर और मगन नजर आते थे। आपस में उनकी क्या बातें होती थीं, ये तो हम नहीं जान सके। अलबत्ता इतना जरूर एहसास होने लगा कि इन तीनों में गाढ़ी छन रही है। मास्टर जी जो पहले सिर्फ मैगी पर अपनी पूरी तवज्जो सर्व करते थे, अब मैगी के इसरार करने पर पाम पर भी किसी कदर अपनी तवज्जो देने लगे। आहिस्ता आहिस्ता यूं हो गया कि ताल्लुकात बराबर के हो गए। मास्टर जी अपनी आधी तवज्जो मैगी और आधी तवज्जो पाम को देते थे और किसी तरफ डंडी न मारते थे। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला, फिर हौले हौले कैशूरी तौर पर पाम की तरफ पलड़ा झुकता चला गया। क्योंकि पाम 60 बरस की थीं
और मैगी 80 बरस की पाम के चेहरे पर झुर्रियां बहुत कम थीं और पाम किसी कदर जिंदा दिल थी और कैसे उम्दा लतीफ़े सुनाती थी। मैगी की रूह बिलाशुबा पाम से बेहतर मालूम होती है, मगर जिस्म को जिधर से देखो हड्डियां सी निकली हुई मालूम होती हैं। और पाम तो बिल्कुल गर्म पानी की भरी हुई रबड़ की बोतल की तरह आरामदेह मालूम होती है। और शरीर पाम पलड़ा अपनी तरफ झुकते देखकर करीब मास्टर को और भी उकसाने लगी और अपनी सहेली की सारी कातिरो मुदारत भूलकर उसे जलाने पर तुल गई। बेहया बिल्ली मैगी ने अपने दिल ही दिल में सोचा। पहले तो मैगी ने तरह दी और बार बार वो तरह देती रही। कभी निगाहें फेर लेती जैसे उसने कुछ देखा न हो, फिर ज़हनी तौर पर यूं गायब हो जाती जैसे उसने कुछ सुना न हो। फिर जब दिल कून होने लगता उस वक्त भी यूं हंस देती जैसे कुछ हुआ न हो। मगर पलड़ा झुकता ही गया और हम देखते ही रहे और उन तीनों से दूर ही दूर अपने बुर्ज की मेज से इस दिलचस्प ड्रामे को देखते रहे जो अब मेराज को पहुंच रहा था। एक महकती हुई नारंगी शाम में जब हवा की खुनकी बढ़ गई थी और हम लोग मसूरी क्लब जाने की तैयारी कर रहे थे, आयशा और मैं काले संगमरमर के शेरों वाले चबूतरे पर खड़े सकीना और फाजिल भाई का इंतजार कर रहे थे, जो अपने अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए गए थे। गई तो आयशा भी थी मगर अपने कमरे से जल्दी निकल आई थी क्योंकि इस तरह से हम दोनों को अकेले में साथ रहने के लिए चंद मिनट मिल जाते थे। इस वक्त आयशा एक काले शेर की पीठ पर बैठी हुई तुनक मिजाजी से बार बार अपने दाएं पांव का सैंडल हिला रही थी और करीब के मरमरी सुतून पर चढ़ी हुई जर्द गुलाब वाली बेल से फूलों की कच्ची कलियां तोड़ तोड़ कर मेरे पांव पर फेंक रही थी। एक कली मेरी पतलून की मोहरी में जा अटकी और मैं उसे निकालने के लिए जो झुका तो मुझे आयशा का सुर्ख होता हुआ चेहरा और उसके सीने के थरथराते हुए उभार अपने बहुत करीब नजर आए। आयशा बहुत करीब से मुझे देख रही थी। मैंने झुके झुके उसकी तरफ एक लम्हे के लिए देखा। वो मेरे इस कदर करीब थी कि मैं उसके सांस की आंच और उसके हुस्न की पिघलती हुई लौ को अपने रुखसारों पर महसूस कर सकता था। उसके गुलाबी होंठ जरा से खुल गए थे और बिल्कुल मुंतजिर थे। ऐसे में मैंने सकीना को बरामदे के अंदर के कमरे से निकलते हुए देख लिया। मैंने जल्दी से पतलून की मोहरी से जर्द गुलाब की कच्ची कली को निकाला और सीधा होकर उसे जोर से दूर फेंक दिया। बुज़दिल आयशा नागिन की तरह फुंकारी। फिर सकीना को आते देखकर संभल गई। मैगी और पाम और मास्टर जी भी तीनों बाहर जा रहे थे मगर क्लब को नहीं, नाले पर सैर करने के लिए। कुछ दिनों से ये तीनों इकट्ठे सैर करने के लिए नाले को जाते थे। आज सर्दी बढ़ती देखकर मैगी अपने दुबले छरीरे बदन में झुरझुरी महसूस करके कांप उठी। उसने पाम और मास्टर जी दोनों की तरफ देखकर कहा, ठहरो, मैं अंदर से अपना ऊनी कोट पहन कर आती हूँ। ऊनी कोट? गर्मी की रुत में पाम ने झीकामेज आवाज में सवाल किया, मगर मैगी उसके सवाल का कोई जवाब न देकर अंदर चली गई। चंद लम्हों तक तो पाम चुप रही और अपने दोनों कूल्हों पर हाथ रखकर इधर उधर डोलती रही। फिर उसकी आंखों में एक शरीर चमक नुमूदार हुई और उसने इशारे से मास्टर मतीन अहमद को अपने पीछे आने के लिए कहा। मास्टर मतीन अहमद ने चंद लम्हों के लिए तवक्कुफ किया, बहुत बेचैन नजर आए। इधर उधर देखा। जब कुछ समझ नहीं आया तो पाम के पीछे पीछे हो लिए। पाम नाले की सिमत जा रही थी, मास्टर मतीन अहमद को साथ लेकर। चंद लम्हों में वो दोनों नजरों से ओझल हो गए। जब नजर से ओझल होने लगे तो मैंने देखा मास्टर जी पाम के साथ साथ चल रहे हैं। पाम ने उनके बाजू का सहारा ले लिया था, वो बाजू जो अब तक सिर्फ मैगी के लिए महफूज था। उनके जाने के बाद ही मैगी गुनगुनाती हुई अपना हल्का ग्रे ऊनी कोट पहनकर बाहर निकल आई। जब उसने देखा कि मास्टर जी और पाम नहीं हैं तो वो एक बार ठिठक गई। उसके चेहरे का रंग एकदम उसके कोट की तरह ग्रे हो गया।
जेरेलब होंठों की गुनगुनाहट एकदम रुक गई। उसने इधर उधर देखा। जब कुछ समझ में न आया तो सकीना से पूछा, ये लोग कहाँ हैं? चले गए, सकीना ने बेहस लहजे में कहा। मैगी की डोलती हुई पुतलियां बड़ी तेजी से इधर उधर घूमी, जैसे कोई परिंदा अचानक जख्मी होकर तड़पने लगे। सकीना इन आंखों अजियत की ताब न ला सकी। बड़े गुस्से से बोली, मैगी तुम्हें हुआ क्या है? देखती नहीं हो पाम तुमसे उम्र में कितनी कम है? मैगी ने एक लम्हे के लिए ठिठक कर सीधा सकीना की आंखों में देखा। फिर बड़ी नखवत से एक एक लफ्ज पुरजोर देकर बोली, उम्र कम है तो क्या हुआ? वो मेरी तरह कुंवारी तो नहीं है। फिर मिस मैगी एलियट उम्र 80 साल। एक औरत अपनी एड़ी पर घूम गई और एक नाकाबिले सकीर कुरूर से सर उठाए हुए बरामदे में चली गई। वापस अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद हो गया। हम देखते ही रह गए। ये भी समझ न आया, हंसे या रोए। सकीना एकदम बहुत संजीदा हो गई थी। उसने अपनी आंखें हमसे चुरा ली थीं और अब तेज तेज कदमों से आगे चल रही थी। उनके पीछे पीछे फाजिल भाई जल्दी जल्दी से कदम बढ़ाने लगे। आयशा ने मेरी तरफ बड़े गौर से देखा। मैंने गुलाब की बेल से एक जर्द कली को तोड़ लिया और उसे सूंघते हुए बोला, नो बिट पार्टनर।